भूगोल दूसरा सेमेस्टर, पूरा पाठ्यक्रम। नमस्कार। आज हम भारत की विशाल जनसंख्या को मैनेज करने की जो जबरदस्त योजना है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य को बनाने वाली एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये चुनौती आखिर है क्या। फिर हम उस सरकारी ब्लूप्रिंट या रणनीति को देखेंगे जो इसे संभालने के लिए बनाई गई है। रास्ते में क्या रुकावटें आती हैं और उन्हें कैसे पार किया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि इस संतुलन का असर क्या होता है और ये सिर्फ एक पॉलिसी से बढ़कर और क्या है। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारत के लिए जनसंख्या में एक बैलेंस लाना इतना ज़रूरी, इतना क्रिटिकल क्यों हो गया है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि कोई भी देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को संभालते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरी योजना चाहिए होती है। देखिए, जब हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ आबादी कम करना है, पर ऐसा नहीं है। असली मकसद है एक बैलेंस बनाना, एक ऐसा बैलेंस जिससे हमारे पास जो भी संसाधन है उनका सही इस्तेमाल हो सके और हर किसी तक विकास पहुंच सके। मतलब क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है, सिर्फ गिनती पर नहीं। तो इस संतुलन की जरूरत क्यों है? जरा इन 4 पॉइंट्स को देखिए। हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है ना? पानी, जमीन, जंगल, सब पर। फिर बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ रही है। पर्यावरण के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ही। और शहरों का हाल तो हम सब देख ही रहे हैं। भीड़ भाड़, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त बोझ। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये दिखाती हैं कि हमें एक प्लान की कितनी सख्त जरूरत है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए अब उस स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। मतलब वो पूरी ऑफिशियल योजना जो इस चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई है। ऐसा समझिए जैसे हम देश की एक्शन प्लान बुक का एक पन्ना पढ़ रहे हों। और इस पूरी रणनीति की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी नींव किसी जोर जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने पर टिकी है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है 2 बहुत ही जरूरी चीजों से, शिक्षा और सशक्तिकरण। और ये देखिए, ये 2 कदम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। पहला कदम है शिक्षा का प्रसार, खास तौर पर महिलाओं में। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो जन्म दर में कमी देखी गई है। और दूसरा कदम है महिला सशक्तिकरण। जब उन्हें फैसले लेने की ताकत मिलती है तो आमतौर पर शादियां भी देर से होती हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे शिक्षा सीधे सीधे सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और इससे पूरे परिवार की सोच और बनावट में एक बड़ा बदलाव आता है। और इस पूरे आंदोलन का एक चेहरा बन गया ये नारा, हम 2 हमारे 2। कितना सरल है ना? लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इस एक लाइन ने, आप कह सकते हैं कि एक पूरी पीढ़ी की सोच को दिशा दी। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान था। जैसे कि छोटे परिवार के फायदों के बारे में लोगों को बताना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कॉन्डोम और गोलियों को आसानी से उपलब्ध कराना, नसबंदी की सुविधाएं देना और सबसे जरूरी, माँ और बच्चे की सेहत के लिए बेहतर सेवाएं देना। तो ये तो हुई सामाजिक बदलाव की बात, लेकिन ये योजना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें सरकार और अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब इसमें सीधी सीधी पॉलिसी और आर्थिक फायदे भी जोड़े गए हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग लेवल पर काम हो रहा है। कानूनी तौर पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई, शादी की न्यूनतम उम्र तय की गई। आर्थिक तौर पर जो परिवार छोटे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं में फायदे दिए गए। कानून को लागू करने के लिए बाल विवाह पर सख्ती से रोक लगाई गई। और आर्थिक विकास के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए और गांवों का विकास किया गया। मतलब हर तरफ से एक साथ कोशिश की जा रही है। देखिए, कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। इसे लागू करने में बहुत सी असली चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास मॉडर्न तरीके भी हैं। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे चीजें बदली हैं। जहाँ पहले अशिक्षा एक बड़ी चुनौती थी, वहीं अब डिजिटल हेल्थ सर्विसेज मदद कर रही हैं।
गरीबी से लड़ने के लिए मोबाइल ऐप्स के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। गांवों में जहां जानकारी की कमी थी, वहां अब एनजीओज एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और जो सामाजिक या धार्मिक मान्यताएं आड़े आती थीं, उनसे निपटने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने यहाँ वाकई में एक गेम चेंजर का काम किया है। तो सवाल यह है कि इन सब कोशिशों का, इस बड़े प्रयास का आखिर नतीजा क्या निकलता है? इसका असर क्या होता है? चलिए अब कुछ पॉजिटिव नतीजों पर एक नजर डालते हैं। और ये देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ कहानी बताते हैं। जब जनसंख्या संतुलित होती है तो देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है, लोगों की जिंदगी की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर होती है और हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। मतलब ये हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन है। और ये सब हमें इस पूरी रणनीति के सबसे अहम हिस्से, उसके असली मकसद तक ले आता है। ये मकसद सिर्फ कानून बनाने या प्रोग्राम चलाने से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और वो मकसद ये है कि कानून बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी लोगों की सोच और उनके जीने के तरीके को बदलना भी है। मतलब इस ब्लूप्रिंट की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि समाज की सोच में कितना बड़ा बदलाव आता है। ये सब कुछ बिहेवियरल चेंज के बारे में है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं कि ज्यादा ताकतवर क्या है, एक सरकारी पॉलिसी या एक सामाजिक परंपरा? शायद असली कामयाबी तब मिलती है जब सरकार की बनाई पॉलिसी और समाज की बदली हुई सोच दोनों एक साथ मिलकर काम करें। असली सफलता इन दोनों के संगम में ही है। आज बात करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत की। ये काफी दिलचस्प आर्थिक थ्योरी है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जिससे देश सदियों से जूझते आए हैं। और देखिए, इस सवाल का जवाब सीधा जुड़ा है देश की आर्थिक प्रगति और लोगों के जीवन स्तर से। तो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है एक खास आर्थिक सिद्धांत। ये है क्या? ये जनसंख्या का वो लेवल है जहां प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा हो। आसान भाषा में कहें तो न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम सही आबादी जिससे देश को सबसे ज्यादा फायदा हो। इस थ्योरी को सामने लाने का श्रेय जाता है ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन कैनन को। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिद्धांत काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। इसे ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर जनसंख्या है और वाई एक्सिस पर प्रति व्यक्ति आय। शुरुआत में क्या होता है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय भी ऊपर जाती है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब ये आय अपने पीक पर पहुंच जाती है। यही है अनुकूलतम बिंदु। और मजे की बात यह है कि इस पॉइंट के बाद और ज्यादा आबादी का मतलब है कम होती प्रति व्यक्ति आय। ये पूरा ग्राफ असल में जनसंख्या की 3 अलग-अलग अवस्थाओं को दिखाता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं: अल्प जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या और अति जनसंख्या। तीनों में फर्क साफ है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये पूरी थ्योरी कुछ मान्यताओं यानी असम्पशंस पर आधारित है। जैसे कि देश के संसाधन, टेक्नोलॉजी और पूंजी सब कुछ स्थिर रहता है, जो असल में होता नहीं है। और इसी वजह से इसकी आलोचना होती है। असल दुनिया में अनुकूलतम बिंदु को मापना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी क्या आज इस थ्योरी का कोई मतलब है? चलिए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तीनों की कहानी अलग है। जैसे भारत को ही लें, यहाँ बड़ी आबादी की वजह से संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव है। लेकिन यही बड़ी युवा आबादी देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अनुकूलतम जनसंख्या कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं, बल्कि एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की बदलती दुनिया में क्या कोई भी देश कभी सच में अनुकूलतम हो सकता है? एशिया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है, चलिए यहाँ की जनसंख्या को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, दुनिया की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा वो अकेला एशिया में रहता है। लेकिन ये विशाल आबादी पूरे महाद्वीप में एक जैसी नहीं फैली है, कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम। आज हम जानेंगे कि आबादी कहाँ घनी है, कहाँ विरल, इसके पैटर्न, कारण और भविष्य की चुनौतियाँ क्या हैं। एशिया में कुछ इलाके लोगों से खचाखच भरे हैं, जबकि दूसरे इलाके लगभग पूरी तरह से वीरान हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदान बहुत घने बसे हैं, और दूसरी तरफ साइबेरिया, जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। मोटे तौर पर एशिया की आबादी को
3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ज्यादा, मध्यम और कम घनत्व वाले इलाके। अब सवाल ये कि लोग आखिर बसते कहाँ हैं? असल में 4 खास पैटर्न दिखाई देते हैं। लोग आमतौर पर नदी घाटियों, खेती वाली जमीनों, औद्योगिक केंद्रों और तटीय इलाकों में बसना पसंद करते हैं। सदियों से बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी हैं। वजह साफ है: पानी, उपजाऊ जमीन और आसान परिवहन। नदियों की ही तरह समुद्र के किनारे वाले इलाके भी लोगों को खींचते हैं। आखिरकार व्यापार और परिवहन के लिए ये बेस्ट हैं। तो अब बात करते हैं कि इस असमानता के पीछे के असली कारण क्या हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो आते हैं प्राकृतिक कारण, मतलब अच्छी जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। फिर आते हैं आर्थिक कारण। जाहिर है, लोग वहीं जाएंगे जहां उद्योग, रोजगार और बेहतर मौके हों। और हाँ, सामाजिक और राजनीतिक कारकों को भी नहीं भूल सकते। परंपराएं और सरकारी नीतियां भी बहुत असर डालती हैं। इन्हीं सब वजहों से पूरे एशिया में अलग अलग जनसंख्या समूह बन गए हैं और सबका घनत्व भी अलग अलग है। जैसे पूर्वी एशिया में चीन और जापान की आबादी बहुत घनी है, वहीं उत्तरी एशिया जैसे साइबेरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन आबादी का ये असंतुलन अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां भी लाता है, जैसे कि संसाधनों पर बढ़ता दबाव, शहरों में भीड़भाड़, बेरोजगारी और बढ़ता हुआ प्रदूषण। पर ये पैटर्न हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज के दौर में हो रहे बदलाव इस नक्शे को फिर से बदल रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये पूरा पैटर्न बहुत जटिल है। ये कई भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों का मिला जुला असर है। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब दुनिया के सबसे विविध और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बहुत ही तेजी से बदलना शुरू कर दे। हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित इस सफर में हम दक्षिण पूर्वी एशिया की आबादी की इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर इसकी आबादी को समझने वाले मुख्य स्तंभों, हाल के सामाजिक बदलावों, आर्थिक चुनौतियों और हाँ, भविष्य की दिशा पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये दक्षिण पूर्वी एशिया है क्या और कहाँ है। देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया की आबादी का एक धड़कता हुआ केंद्र है। एक ऐसा वाइब्रेंट इलाका जिसकी पहचान इसकी कमाल की सांस्कृतिक विविधता और इसके विकास की हैरान कर देने वाली रफ्तार दोनों से है। अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो ये मुख्य भूमि के देशों और हजारों द्वीपों का एक कमाल का मिक्सचर है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर जैसे बड़े देशों की, और लिस्ट काफी लंबी है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो इस क्षेत्र की आबादी को एक अलग पहचान देती हैं? असल में इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला और शायद सबसे अहम स्तंभ है यहाँ की आबादी का घनत्व। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं, कुछ इलाकों में तो लोगों का जमावड़ा ऐसा है कि सचमुच यकीन करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए मेकोंग नदी घाटी के बारे में सोचिए, या उससे भी बढ़कर इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बारे में। ये सिर्फ आबादी वाले इलाके नहीं हैं, ये तो इंसानी जीवन से कह सकते हैं लबालब भरे हुए हैं। दूसरा स्तंभ है जमीन से जुड़ाव। यहाँ की कई अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी आज भी खेती ही है। इसका मतलब है कि परिवार जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर मेहनत करते हैं। और चावल तो यहाँ की लाइफ ब्लड है। और तीसरा स्तंभ, वो है लोगों के बसने का पैटर्न। अगर हम ऊपर से देखें एक नक्शे पर तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जिंदगी ज्यादातर पानी के आसपास ही बसती है, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है ना? पानी से सब कुछ मिलता है, पीने का पानी, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, और हाँ, व्यापार और आने जाने के लिए एक नेचुरल हाईवे भी। मतलब इंसानों के बसने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो 3 स्तंभ हमने देखे, अब इनकी बुनियादें हिल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा इलाका एक बहुत ही तेज सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक है शहरीकरण, यानी शहरों का तेजी से बढ़ना। लाखों लोग काम की तलाश में, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अपने गांव छोड़कर जकार्ता और मनीला जैसे बड़े शहरों में आ रहे हैं। लोगों का ये जो मूवमेंट है ना, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं, ये सब देश के अंदर ही नहीं हो रहा, बल्कि लोग बॉर्डर पार भी जा रहे हैं। और इससे पूरा डेमोग्राफिक नक्शा ही बदल रहा है। नए मौके भी बन रहे हैं और नई चुनौतियां भी। इसी के साथ साथ
एक और शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव चल रहा है। एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। ये समाज को कई मायनों में बदल रहा है। एक असर ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जब अवसर बढ़ते हैं तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। तो ये सब जमीनी हकीकत पर कैसा दिखता है? चलिए अब इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और इससे जुड़ी पर्यावरणीय सच्चाइयों के बीच के ताने बाने को समझते हैं। इस क्षेत्र की सबसे अनोखी बातों में से एक है आर्थिक विकास में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ सिंगापुर जैसा पावर हाउस है, सेवाओं और व्यापार का एक ग्लोबल हब, और दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया जैसे देश हैं जो अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। तो ये जो बदलाव है ना, खेती से दूर इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ, ये पूरे क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस बदलाव की रफ्तार हर देश में बहुत अलग अलग है और हम प्रकृति की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती हैं और इनकी वजह से भारी मानवीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर दक्षिण पूर्वी एशिया के भविष्य को आकार देने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां और ट्रेंड्स क्या हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि जनसंख्या की इस रफ्तार से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याएं साफ दिखाई देती हैं। एक तरह से ये तेजी से हो रहे विकास के साइड इफेक्ट्स हैं। संसाधनों पर बढ़ता दबाव, शहरों में भीड़-भाड़ और बढ़ता प्रदूषण। इन चुनौतियों के जवाब में इस क्षेत्र के देश विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और पर्यटन जैसे मॉडर्न ट्रेंड्स को अपना रहे हैं ताकि ग्रोथ हो और नए अवसर बने। संक्षेप में कहें तो दक्षिण पूर्वी एशिया की आबादी की कहानी एक तरफ तो इसकी प्राकृतिक भूगोल से बंधी है जिसने हजारों सालों तक इसके इतिहास को आकार दिया, और दूसरी तरफ आधुनिकीकरण की शक्तिशाली हवाएं हैं जो अब सब कुछ तेजी से बदल रही हैं। और ये सब हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ये अपनी उस सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे बचाएगा जो इसे इतना अनूठा बनाते हैं। यही वो संतुलन है जो इसके अगले अध्याय की कहानी लिखेगा। आइए नॉर्थ अमेरिकन ह्यूमन मैक्रो ग्रुप की खास बातों को समझते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका को ह्यूमन मैक्रो ग्रुप क्यों कहते हैं? चलिए यहाँ के लोगों और समाज को देखते हैं। देखिए, ह्यूमन मैक्रो ग्रुप मतलब कई नस्ल, कल्चर, भाषा वाले लोग। नॉर्थ अमेरिका इसका परफेक्ट उदाहरण है। इस ग्रुप में 3 बड़े देश आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की डाइवर्सिटी, मतलब विविधता। चलिए आबादी से शुरू करते हैं। यहाँ के लोगों की जड़ें यूरोप, अफ्रीका, एशिया और यही के मूल निवासियों से जुड़ी हैं। और इसी मिक्स की वजह से यहाँ एक मल्टीकल्चरल समाज बना है जहाँ अलग अलग लाइफस्टाइल हैं। पर ये डाइवर्सिटी एक दिन में नहीं आई, ये माइग्रेशन की अलग अलग लहरों का नतीजा है। लगातार माइग्रेशन की वजह से यहाँ की संस्कृति और भाषाएं दोनों ही बहुत रिच हो गईं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। यहाँ की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है, जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और टोरंटो। ये सब बड़े शहरी सेंटर्स हैं और शहरों में रहने का मतलब है बेहतर सुविधाएं और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल। यहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई है, लिटरेसी रेट्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इन सबका सीधा असर ये होता है कि लोगों की उम्र लंबी होती है और लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है। डेमोग्राफी देखें तो बर्थ और डेथ रेट दोनों कम है, मतलब यहाँ की आबादी बूढ़ी हो रही है। कल्चर की बात करें तो इंग्लिश और ईसाई धर्म सबसे ज्यादा कॉमन है। व्यक्तिगत आज़ादी को बहुत महत्व दिया जाता है। चलिए अब यहाँ की इकॉनमी पर एक नज़र डालते हैं, जो एक पावर हाउस है। यहाँ की इकॉनमी एडवांस्ड है, हाई टेक खेती से लेकर बैंकिंग और आईटी जैसे बड़े सर्विस सेक्टर तक। और ये सब मुमकिन हुआ है यहाँ के नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से। लेकिन इस तरक्की के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है सोशल इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता। ये इनकम और नस्ल दोनों स्तरों पर है। आज की बड़ी समस्याएं हैं बढ़ता प्रदूषण, शहरों में भीड़ और नस्लीय तनाव। तो कुल मिलाकर नॉर्थ अमेरिकन ह्यूमन मैक्रो ग्रुप डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट का एक प्रतीक है। भारत की बढ़ती आबादी ये एक मौका है या एक बड़ी चुनौती? आइए उन उपायों को समझते हैं जो देश का भविष्य तय करेंगे। सवाल सीधा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं, और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। तेजी से बढ़ती आबादी का सीधा असर हमारे डेवलपमेंट, रिसोर्सेज और पर्यावरण पर पड़ता है। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
मतलब आज की जरूरतें भी पूरी हों और भविष्य से भी खिलवाड़ ना हो। देखिए, आबादी बढ़ने का दबाव हर जगह दिखता है, संसाधनों पर, नौकरियों पर, यहां तक कि हमारे पर्यावरण पर भी। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी उपायों से। सबसे पहला और असरदार उपाय है एजुकेशन, खासकर महिलाओं की शिक्षा, जिससे जन्म दर कम होती है। और दूसरा, महिला सशक्तिकरण। इससे औरतें अपने फैसले खुद लेती हैं, शादी देर से होती है और परिवार छोटे रहते हैं। तीसरा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ये गर्भनिरोधक जैसे विकल्पों से छोटे परिवारों को बढ़ावा देते हैं। हम दो, हमारे दो, ये स्लोगन तो सबने सुना ही होगा। फैमिली प्लानिंग का पूरा मैसेज इसी में है। चौथा उपाय, बेहतर हेल्थ सर्विसेज। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो तो शिशु मृत्यु दर घटती है। और हाँ, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी जरूरी हैं। मीडिया के जरिए ये फायदे घर घर पहुंचाए जाते हैं। छठा उपाय है सरकारी नीतियां, जैसे 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और शादी की न्यूनतम उम्र तय करना। सरकार 2 बच्चों वाले परिवारों को योजनाओं में खास फायदे देकर छोटे परिवारों को बढ़ावा देती है। बाल विवाह पर रोक लगाना तो बहुत ही जरूरी है। इससे ना सिर्फ समाज सुधरता है, बल्कि आबादी भी कंट्रोल होती है। 9वां उपाय, रोजगार के मौके बढ़ाना। अच्छी नौकरी होगी तो लोग बेहतर जिंदगी पर ध्यान देंगे, न कि बड़े परिवारों पर। 10वां, ग्रामीण विकास। अगर गांव में सुविधाएं होंगी तो शहरों पर बोझ कम होगा और विकास संतुलित रहेगा। और सबसे जरूरी, सामाजिक सोच में बदलाव, मतलब बेटे की चाह वाली सोच को बदलना होगा। अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है। डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और ऐप से जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो एक तरफ हैं ये मुश्किलें और दूसरी तरफ हैं बड़े फायदे। हमें इन मुश्किलों को पार करना ही होगा। तो देखिए, इसका हल किसी एक चीज में नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सही नीतियों का तालमेल बहुत जरूरी है। भारत की आबादी एक चुनौती है या एक मौका? चलिए इस बड़े सवाल को समझते हैं। ये बात पूरी समस्या की जड़ है ना? कि जब आबादी संसाधनों से ज्यादा हो जाए। आइए इसी को समझते हैं। भारत की आबादी की पहचान है 1, बहुत ज्यादा घनत्व और 2, यहाँ की बड़ी युवा आबादी। तेजी से बढ़ती आबादी का मतलब है हमारे संसाधनों पर भारी दबाव। ये बिल्कुल एक ओवरलोडेड नाव की तरह है। और इस दबाव का नतीजा खाना, घर, पानी और ऊर्जा जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी हो जाती है। बात सिर्फ संसाधनों की नहीं है, जमीन पर भी जबरदस्त प्रेशर है, शहरों में भी और गांवों में भी। इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और खेती पर बोझ बढ़ रहा है। तो इस सबका सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या मतलब निकलता है? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। बढ़ती आबादी के लिए नौकरियां पैदा करना मुश्किल होता है। नतीजा, बेरोजगारी, गरीबी और अनियोजित शहरीकरण। और ये दबाव हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दिखता है। साथ ही इससे देश में असमानता भी बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हो जाती हैं और महिलाओं की शिक्षा की कमी इस चक्र को और बढ़ाती है। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो आबादी बढ़ रही है ना, वो पूरे देश में एक समान नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और मेडिकल कई कारण हैं। सामाजिक कारण हैं, जैसे बाल विवाह। आर्थिक वजह है गरीबी और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी भी है। और एक बहुत बड़ा मेडिकल फैक्टर भी है। मृत्यु दर तेजी से गिरी, पर जन्म दर उतनी तेजी से नहीं। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें कई मोर्चों पर काम करना होगा। तो सबसे जरूरी है शिक्षा, खासकर महिलाओं की, उन्हें सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन क्या ये बड़ी आबादी सिर्फ एक समस्या है या फिर इसमें कोई अवसर भी छिपा है? इसी अवसर को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये वो आर्थिक फायदा है जो युवा आबादी से मिल सकता है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है। ये युवा देश के विकास का इंजन बन सकते हैं। तो असल में भारत की आबादी सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक संतुलन बनाने की चुनौती है। चलिए आज समझते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को। ये बताती है कि आबादी कैसे बदलती है। सवाल ये है कि जब कोई देश तरक्की करता है तो उसकी जनसंख्या का क्या होता है। ये थ्योरी देश के विकास को वहां की जन्म और मृत्यु दर से जोड़कर देखती है। आसान भाषा में कहें तो ये आबादी में आने वाले बदलावों को दिखाती है। चलिए सबसे पहले स्टेज 1 को देखते हैं। इसे हाई स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आबादी लगभग स्थिर रहती है। अब आता है स्टेज 2 यानी अर्ली एक्सपैंडिंग फेज।
यहीं से जनसंख्या विस्फोट शुरू होता है। यहाँ मेडिकल सुधारों से मृत्यु दर तो कम हो जाती है, पर जन्म दर ज्यादा ही रहती है। नतीजा, आबादी में तेज उछाल। अगला है स्टेज 3, लेट एक्सपैंडिंग। यहाँ आकर आबादी बढ़ने की रफ्तार कुछ कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा और परिवार नियोजन की वजह से जन्म दर में कमी आने लगती है। अब बात करते हैं स्टेज 4 की, जिसे लो स्टेशनरी कहते हैं। यहाँ फिर से स्थिरता आती है। इस स्टेज में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं और आबादी स्थिर हो जाती है। लेकिन रुकिए, कुछ एक्सपर्ट्स एक 5वें स्टेज की भी बात करते हैं, वो है डिक्लाइनिंग स्टेज। इसमें होता यह है कि जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है और फिर आबादी घटने लगती है। तो इन सबके बीच भारत कहाँ खड़ा है, वो कौन से स्टेज में है? जवाब है, भारत फिलहाल स्टेज 3 में है, मतलब लेट एक्सपैंडिंग फेज में। इसका मतलब जन्म दर घट रही है, मृत्यु दर कम है, पर आबादी फिर भी बढ़ रही है। और इसी वजह से जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तो किसका समाधान क्या है? शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन और रोजगार के बेहतर मौके। तो साफ है, ये थ्योरी सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, बल्कि जनसंख्या के ट्रेंड को समझने में मदद करती है। इसके जरिए भारत जैसे देश अपनी जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं को समझकर उनके हल ढूंढ सकते हैं। दुनिया की आबादी इतनी असमान क्यों है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया की 90% आबादी सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में रहती है। कुछ जगहें तो बहुत ज्यादा घनी है, जैसे पूर्वी और दक्षिण एशिया। और वहीं दूसरी तरफ है सहारा या अंटार्कटिका जैसे बिल्कुल खाली इलाके। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है कुदरत। मौसम का बहुत बड़ा हाथ है। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड वाली जगह ही सबको पसंद आती हैं। जैसे यूरोप में घनी आबादी है, वहीं सहारा रेगिस्तान बिल्कुल वीरान है। जमीन कैसी है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। समतल मैदानों पर रहना आसान होता है, इसीलिए तो गंगा के मैदानों में इतनी भीड़ है और पास के हिमालय में लगभग कोई नहीं। और हाँ, उपजाऊ जमीन, साफ पानी और खनिज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक कारणों की, मतलब पैसा और नौकरी। जहां इंडस्ट्री लगती है, वहां नौकरियां आती हैं, और नौकरियों के पीछे पीछे लोग। शहर, बंदरगाह और खेती वाले इलाके, ये सब लोगों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ कुदरत या पैसों की नहीं है, इंसानी फैसलों का भी बड़ा असर होता है। सरकारी नीतियां भी आबादी पर सीधा असर डालती हैं, जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। पढ़ाई लिखाई, रीति रिवाज और देश में शांति है या नहीं, इन सब से भी बहुत फर्क पड़ता है। और माइग्रेशन को तो भूल ही नहीं सकते। लोगों के आने जाने से दुनिया का नक्शा ही बदल जाता है। तो असल बात यह है कि किसी एक अकेली वजह से ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कुदरत स्टेज तैयार करती है, पर असली खेल तो इंसान ही खेलते हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी? एक थियरी है जो बताती है कि इंसानी आबादी समय के साथ कैसे और क्यों बदलती है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इतिहास में ज्यादातर वक्त आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ी, फिर अचानक कुछ बड़ा हुआ। क्या था वो? इसका जवाब है एक थ्योरी में, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थियरी पूरी दुनिया की इस कहानी को विकास के 5 आसान स्टेज में बांटकर समझाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से, एक ऐसा दौर जब आबादी लगभग रुकी हुई थी। इस स्टेज में जन्म दर बहुत ज्यादा थी, लेकिन मृत्यु दर भी उतनी ही ज्यादा थी, इसीलिए ग्रोथ लगभग 0 थी। कम पढ़ाई लिखाई, खाने की कमी और महामारियों के चलते जिंदगी मुश्किल थी। आबादी बस जैसे तैसे बैलेंस थी। फिर आया एक बड़ा बदलाव, और यहीं से शुरू हुआ आबादी में जबरदस्त उछाल का दौर। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मृत्यु दर तो तेजी से गिरी, पर जन्म दर ज्यादा ही बनी रही। जन्म और मृत्यु दर के इसी गैप की वजह से हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। बेहतर मेडिकल सुविधाएं, ज्यादा खाना और साफ सफाई, इन वजहों से लोग पहले से ज्यादा जीने लगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। समाज बदले और आबादी के ट्रेंड्स भी बदल गए। और अब आता है एक दिलचस्प मोड़। आखिरकार जन्म दर भी घटना शुरू हो जाती है। पढ़ाई लिखाई का बढ़ना, शहरीकरण, इन चीजों ने परिवार के साइज पर असर डालना शुरू कर दिया। जैसे कि भारत अभी इसी स्टेज 3 में है, आबादी तो बढ़ रही है पर रफ्तार धीमी हो गई है। इसके बाद आती है एक नई तरह की स्थिरता, जो आज कई डेवलप्ड देशों में दिखती है।
इस स्टेज में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम है। इससे आबादी स्टेबल हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देश तो एक बिल्कुल नए 5वें स्टेज में जा रहे हैं। यहाँ पहली बार जन्म दर असल में मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, मतलब आबादी घटने लगती है। और ये पूरी कहानी सदियों के ग्लोबल स्केल पर कुछ इस तरह दिखती है। तो आबादी का बढ़ना सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके असल में अच्छे और बुरे दोनों असर होते हैं। इन स्टेजेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आबादी का बदलाव हमारे विकास की कहानी बताता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या विकास के साथ सभी देशों की आबादी घटने लगेगी?